डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, एलन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसी सफल हस्तियों की कुछ आदतें हैं जो उन्हें बाकी से अलग बनाती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हम ये आदतें अपनाएं तो हम भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वह है द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब के लेखक हैं स्टीफन आर कोवी, जो एक प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और बिजनेस कंसल्टेंट रहे हैं। इस किताब में लेखक ने 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को सफल और प्रभावशाली बना सकता है। ये आदतें व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस किताब में न केवल आदतों की बात की गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को बदलकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। एक सक्रिय होना, बी प्रोएक्टिव, हर परिस्थिति में खुद जिम्मेदारी लेना। दो दिमाग में अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उसी के अनुसार योजना बनाना। 3, पहली चीजें पहले रखना, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राथमिकताओं को समझना और सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देना। 4, जीतने के बारे में सोचना, थिंक विन विन, ऐसा रवैया अपनाना जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो। 5, पहले दूसरों को समझना, फिर खुद को समझाना, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दूसरों की बात को पहले ध्यान से सुनना और फिर अपनी बात समझाना। 6, तालमेल बनाना, सिनर्जाइज, मिलकर काम करना और टीम वर्क से बेहतर परिणाम प्राप्त करना। 7, नजर तेज रखना, शार्पन द सॉ, खुद को लगातार सुधारते रहना और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत बनाना। तो आइए अब इन 7 आदतों को पूरी तरह से समझते हैं। पहली आदत है सक्रिय होना। इंसानों की जानवरों से एक बड़ी खासियत यह है कि हमारे पास खुद के किरदार को जांचने और यह तय करने की क्षमता है कि किसी स्थिति को कैसे देखा जाए और उस पर प्रतिक्रिया कैसी दी जाए। द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें यही सिखाती है कि प्रभावी बनने के लिए सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रियात्मक लोग, जिन्हें रिएक्टिव कहा जाता है, आमतौर पर यह सोचते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह उनके नियंत्रण के बाहर है। वे इस तरह की बातें कहते हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा ही हूं। वे समस्या को हमेशा बाहरी मानते हैं, लेकिन यही सोच असल में सबसे बड़ी समस्या है। प्रतिक्रियात्मक लोग खुद को पीड़ित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। इसके विपरीत सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वे मानते हैं कि किसी भी स्थिति में जवाब देना उनके हाथ में है। स्टीवन कवे का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जहां इंसान यह तय कर पाता है कि किसी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। सक्रिय बनने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। जब हम बाहरी कारकों को दोष देते हैं या नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, तो हमारा प्रभाव का घेरा और भी छोटा हो जाता है। सक्रिय बनने के सिद्धांत को परखने के लिए आप इन कदमों को अपनाएं। 1, भाषा बदलें। प्रतिक्रियात्मक भाषा को सक्रिय भाषा से बदलें। प्रतिक्रियात्मक दिखे, ये मुझे पागल कर रहा है। सक्रिय, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं। 2, सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। अपने काम को एक सक्रिय व्यक्ति की तरह पूरा करने की कोशिश करें। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड, दूसरी आदत यह कहती है कि जो भी काम आप शुरू करें उसमें अंत को ध्यान में रखें। स्टीफन कवे बताते हैं कि हमें अपनी कल्पना और विजन का उपयोग करना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि हम क्या बनना चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। बहुत से लोग खुद को व्यस्त रखने में ही संतुष्ट रहते हैं। वे प्रमोशन पाने, ज्यादा पैसे कमाने और पहचान पाने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस व्यस्तता का असल मतलब क्या है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है और वही कर रहे हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखता है। स्टीफन इस आदत के तहत ये सुझाव देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का एक साफ गंतव्य तय करना चाहिए।
इससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक साफ गंतव्य तय करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि बिजनेस के लिए भी बेहद जरूरी है। मैनेजर अपने काम को अधिक कुशलता से करने पर ध्यान देते हैं, जबकि लीडर सही रणनीति और दिशा पर फोकस करते हैं। इस आदत को अपनाने से पहले हमें अपने मूल्यों को पहचानना होगा। कभी कभी यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, क्योंकि हमें अपनी पुरानी मान्यताओं और विचारों को बदलना पड़ सकता है। स्टीफन इसे रिस्क्रिप्टिंग कहते हैं, यानी अपनी अप्रभावी स्क्रिप्ट को बदलकर नई प्रभावी स्क्रिप्ट तैयार करना। हमें यह भी पहचानना होगा कि हमारी जिंदगी का केंद्र क्या है, क्योंकि वहीं से हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा, शक्ति और प्रेरणा मिलती है। इस आदत को परखने के लिए आप ये करें: अपनी जिंदगी का विश्लेषण करें। सोचें कि अगर आपका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आपने अपनी जिंदगी कैसे जी? आपके रिश्ते कैसे थे? तो अपनी प्राथमिकताएं तय करें। ये सोचें कि अगर आपके पास सिर्फ 30 साल और जीने के लिए हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? उन्हीं के अनुसार जीना शुरू करें। 3. अपने डर को परिभाषित करें। अपनी सबसे बड़ी चिंताओं, जैसे सार्वजनिक बोलने का डर या आलोचना का डर, को लिखें। फिर सोचें कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और आप उसे कैसे संभालेंगे। अपनी योजना को डिटेल में लिखें। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। खुद को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने कामों को प्राथमिकता दें। स्टीवन कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बताती है कि अपने दिन प्रतिदिन के कामों को व्यवस्थित करने के लिए अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हमें यह तय करना होगा कि कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं और कौन से अर्जेंट, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। दूसरी आदत में हमने अपने वैल्यूज और गोल्स को समझने और तय करने की बात की थी। अब आदत 3 का फोकस है इन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में प्राथमिकता के साथ शामिल करना। इसे करने के लिए जरूरी है कि हम अपने डिसीजंस को अपनी वैल्यूज के आधार पर लें। टाइम मैनेजमेंट विद क्वाड्रेंट्स। स्टीफन कोवे ने समय प्रबंधन को 4 क्वाड्रेंट्स में विभाजित किया। 1. क्वाड्रेंट आई, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क। इसमें वे काम आते हैं जो इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं, जैसे किसी संकट को संभालना या डेडलाइन के करीब काम पूरा करना। हालांकि इस क्वाड्रेंट में ज्यादा समय बिताने से तनाव और थकावट बढ़ती है। तो क्वाड्रेंट वन, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। ये वे कार्य हैं जो जरूरी लगते हैं लेकिन वास्तव में नहीं होते। इनका ध्यान दूसरों की प्राथमिकताओं और उम्मीदों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, बिना योजना के अचानक आने वाले इंटरप्शंस। 3. क्वाड्रेंट आईवी, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। ये समय बर्बाद करने वाले कार्यों का समूह है, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर समय बिताना या ऐसे काम जो किसी भी उत्पादकता में योगदान नहीं करते। चौथा क्वाड्रेंट, महत्वपूर्ण लेकिन नॉट अर्जेंट टास्क्स। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट है। इसमें वे कार्य आते हैं जो दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी हैं, जैसे रिश्तों का निर्माण, अपने लक्ष्यों की योजना बनाना और खुद को विकसित करना। क्वाड्रेंट ड्वाई पर ध्यान केंद्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें यह सीखना होगा कि उन कामों को ना कहें जो अर्जेंट लगते हैं लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। क्वाड्रेंट ड्वाई पर फोकस करना यह दर्शाता है कि आप दूरदर्शी हैं और लंबे समय तक सफल रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दी 80-20 रूल कवे बताते हैं कि आपके 20% प्रयासों से 80% परिणाम मिलते हैं। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप सही प्राथमिकताओं पर फोकस करेंगे, तो आपको अधिकतम परिणाम मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए यह करें: 1. उन कार्यों की पहचान करें जो क्वाड्रेंट 2 में आते हैं और उन पर ध्यान दें। तो अपनी टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें और नियमित रूप से इसे अपडेट करें। 3. विश्लेषण करें कि आप अपने समय का कितना हिस्सा क्वाड्रेंट टू को दे रहे हैं। सुनिश्चित करें कि यह अधिक से अधिक हो। 4. थिंक विन विन। स्टीफन कवे की किताब हमें सिखाती है कि एक स्वस्थ और प्रभावी रिश्ते के लिए विन विन मानसिकता अपनाना जरूरी है। इसका अर्थ है ऐसे समाधान खोजना जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी और संतोषजनक हों। 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन। कवे ने इंसानी बातचीत के 6 तरीके बताए हैं। 1. विन विन। यह आदर्श स्थिति है
जहां दोनों पक्षों को लाभ होता है। यह रिश्तों में विश्वास और सम्मान पैदा करता है। तो विन लूज, इसमें एक व्यक्ति अपनी जीत के लिए दूसरों को हराने की कोशिश करता है। यह अक्सर ताकत, पद और प्रभाव के इस्तेमाल पर आधारित होता है। 3. लोज विन, इस स्थिति में एक व्यक्ति अपनी हार मानकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। ये लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। 4. लूज लूज, यह तब होता है जब दोनों पक्ष जिद्दी और अहंकारी होते हैं। इसका नतीजा दोनों के लिए नुकसान होता है। 5. विन, इसमें व्यक्ति केवल अपनी जीत पर ध्यान देता है, चाहे दूसरे का नुकसान क्यों ना हो। 7वां, विन विन और नो डील, यह वह स्थिति है जहां समझौता तभी होता है जब दोनों पक्षों को लाभ हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई डील नहीं की जाती। डेवलप एन अबंडेंस मेंटालिटी, विन विन मेंटालिटी विकसित करने के लिए हमें अबंडेंस मेंटालिटी को अपनाना होगा। इसका मतलब है यह मानना कि दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर हैं। इसके विपरीत स्कार्सिटी मेंटालिटी वाले लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ हासिल करता है तो उनके लिए कम अवसर रह जाते हैं। इस मेंटालिटी को अपनाने के लिए यह करें: 1. अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों की पहचान करें और उनका विश्लेषण करें। 2. जानें कि आप इन रिश्तों में क्या योगदान दे रहे हैं और आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। 3. उन चीज़ों की सूची बनाएं जो आप इन रिश्तों में देने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि आप उनसे कुछ लेने की उम्मीद करें। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, किसी को सलाह, सुझाव या समाधान देने से पहले उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना जरूरी है, ताकि हम उनका दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, ध्यान से सुन और समझ सकें। मान लीजिए आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि आपको साफ देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन डॉक्टर आपकी बात पूरी सुने बिना अपना चश्मा उतार कर आपको पहनने के लिए दे देता है और कहता है, इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए सालों से काम कर रहा है। आप चश्मा पहनते हैं, लेकिन आपकी समस्या और बढ़ जाती है। क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे? दुर्भाग्य से यही गलती हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या को ठीक से समझने से पहले ही हम समाधान देना शुरू कर देते हैं। आदत 5 कहती है कि पहले समझने की कोशिश करनी होगी और उसके बाद समझे जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम सुनने की कला सीखें। प्रभावी तरीके से सुनने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। स्टीफन कोवे बताते हैं कि अधिकांश लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वे या तो बात कर रहे होते हैं या फिर बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन विशेषज्ञों के अनुसार 10% कम्युनिकेशन हमारे शब्दों से होता है, 30% कम्युनिकेशन हमारी आवाज से होता है, 60% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। ये समझना कि दूसरों को सुनना और समझना कितना जरूरी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि सभी के लिए जीत की स्थिति बनाना। दूसरों को बेहतर समझने के लिए यह करें: अगली बार जब आप किसी को बात करते हुए सुने तो ध्यान दें कि उनके शब्दों से इतर कौन सी भावनाएं झलक रही हैं। क्या वे अपनी बात को लेकर उत्साहित हैं? क्या उनके शरीर की भाषा उनके शब्दों से मेल खा रही है? इन चीजों को नोट करें। च सिनर्जाइज, तालमेल बिठाएं। दूसरों के मूल्यों, वैल्यूज को समझने और स्वीकारने के लिए तालमेल बेहद जरूरी है। यह हमें नई संभावनाएं, रचनात्मकता और खुलापन प्रदान करता है। तालमेल नए विकल्पों और संभावनाओं का निर्माण करती है। यह हमें पुराने तरीकों को पीछे छोड़कर नए विचारों पर काम करने का मौका देती है। इस आदत को अपनाने के लिए पहले आदत 4 विन विन सिचुएशन और आदत 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड को लागू करना होगा। जब आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी समस्याओं और ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप एक ऐसा समाधान निकाल पाते हैं जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो। तालमेल का असली सार यह है कि हम अंतर को महत्व दें, चाहे वह मानसिक हो, भावनात्मक हो या मनोवैज्ञानिक। ये एक गहरा परिवर्तन है जो दूसरों की जरूरतों को समझकर संबंधों को मजबूत बनाता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह करें: 1.
उन लोगों की सूची बनाएं जो आपको परेशान करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति को चुनें और सोचें कि उनके विचार आपसे कैसे अलग हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचें कि वे कैसा महसूस करते होंगे। यह आपको उनकी भावनाओं को समझने में मदद करेगा। 2. अगली बार जब आप किसी से असहमत हों, उनकी चिंताओं और विचारों को समझने की कोशिश करें। जब आप यह जान पाएंगे कि वे आपसे सहमत क्यों नहीं हैं, तो उनकी और आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। तालमेल का अभ्यास करने से आप न केवल बेहतर समाधान निकाल पाएंगे, बल्कि आपसी संबंधों को भी गहरा और मजबूत बना सकेंगे। 7. शार्पन द सॉ। प्रभावी बनने के लिए हमें खुद को फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली रूप से निरंतर सुधारते रहना चाहिए। जब हम खुद को बदलाव के लिए तैयार करते हैं, तभी हम अन्य आदतों का बेहतर तालमेल के साथ अभ्यास कर पाते हैं। आदत साथ इन बदलावों पर फोकस करती है और हमें समय निकालकर अपनी सबसे बड़ी एसेट को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है, और वह एसेट है आप खुद। हमारी प्रकृति के 4 डायमेंशंस हैं और इन्हें रोजाना और संतुलित तरीके से अभ्यास करना बहुत जरूरी है। फिजिकल डायमेंशन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर फिजिकल सुधार जरूरी है। इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी का आनंद भी ले पाते हैं। फिजिकल रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए आप यह कर सकते हैं। 1. संतुलित और पोषक आहार लेना। 2. पर्याप्त आराम और रिलैक्सेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। 3. नियमित एक्सरसाइज करना ताकि आप पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ विकसित कर सकें। स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल आयाम पर ध्यान देना जीवन में गहराई और उद्देश्य लाने में मदद करता है। यह हमारे वैल्यू सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें लीडरशिप प्रदान करता है। स्पिरिचुअल रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए आप यह कर सकते हैं। 1. रोजाना मेडिटेशन करें। 2. प्रकृति के साथ समय बिताएं। 3. प्रेरणादायक लिटरेचर पढ़ें और अच्छा म्यूजिक सुनें। मेंटल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ को रिन्यूअल की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको अपने माइंड को निरंतर नई चीजें सिखाने और विकसित करने में लगाना होगा। मेंटल रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए आप यह कर सकते हैं। 1. ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक्स पढ़ें। 2. अपने विचारों, अनुभवों और इनसाइट्स को एक जर्नल में लिखें। 3. टीवी और डिजिटल मीडिया का उपयोग सीमित करें और केवल वही कंटेंट देखें जो आपके मानसिक विकास में सहायक हो। सोशल और इमोशनल डायमेंशंस हमारे रिलेशनशिप्स और जीवन के सामंजस्य को मजबूत करते हैं। इन डायमेंशंस में रिन्यूअल के लिए आप यह कर सकते हैं। 1. दूसरों को गहराई से समझने की कोशिश करें। 2. ऐसे प्रोजेक्ट्स में योगदान दें जिनसे दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सके। 3. अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि आप दूसरों को सक्सेस पाने में मदद कर सकें। जब आप इन 4 डायमेंशंस पर काम करते हैं, तो आपको दूसरों में भी पॉजिटिव चीजें देखने और उन्हें इंस्पायर करने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरों को ध्यान से सुने, उन्हें इनकरेज करें और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करें। रिन्यूअल और बदलाव की यह प्रक्रिया आपको लगातार इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के रास्ते पर आगे ले जाती है। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए उन एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाएं जो इन 4 डायमेंशंस, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल में सुधार करने में मदद करती हैं। हर डायमेंशन से एक एक्टिविटी चुनें और उसे अपना वीकली गोल बनाएं। वीक के अंत में अपनी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करें। इससे आपको अपने गोल्स को पूरा करने और अपने जीवन को और इफेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।